हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे परिवाद के बारे में। यानी परिवाद कब दर्ज होता है, परिवाद कैसे दर्ज होता है। दोस्तों, हम बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे आपको। न्यू क्रिमिनल लॉ यानी BNSS 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत जो परिवाद आ गया है, अब परिवाद को किस धारा में रखा गया है, हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे और परिवाद दाखिल करने का क्या क्या प्रोसीजर है, सब कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। दोस्तों, पहले समझ लेते हैं कि परिवाद क्या होता है। जब कहीं पर कोई घटना घटती है, चाहे वह संज्ञेय अपराध हो या असंज्ञेय अपराध हो, कोई भी जब घटना घटती है तो व्यक्ति की पहली प्राथमिकता होती है कि वह पुलिस को सूचना दे। पुलिस को कोई भी घटना घटती है, सबसे पहले किसको? पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर जाती है, नक्शा नज़री एफआईआर वगैरह दर्ज करती है। और उसी पुलिस ने मान लीजिए आपका कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं करती है, आपका एफआईआर दर्ज नहीं करती है, आपने चोट भी खाए हैं और आपकी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए। अब आप उसके बाद जाते हैं एसपी महोदय के यहाँ, यानी जिला स्तर पे दरखास्त देते हैं कि हमने थाने पर सूचना दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। निराश होकर हम आपको प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तब क्या करते हैं, तो आपके पास कोर्ट में जाने का आखिरी विकल्प बचता है। ठीक है, अब कोर्ट में आप दो तरीके से जा सकते हैं। पहला, आप 156(3), पहले 156(3) था, अब 175(3) के अंतर्गत जा सकते हैं और 200 के अंतर्गत जा सकते हैं। BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत आप कोर्ट में दो तरीके से जा सकते हैं। पहला 156(3) BNS के तहत आप इसमें जाते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं और हवाला देते हैं कि फला घटना हुई है और हमने थाने पर गए, हमारी एफआईआर नहीं हुई, हम एसपी के यहाँ गए, कोई एफआईआर नहीं हुई, तब हम मजबूरी में आपके पास आ रहे हैं, आप मुकदमा दर्ज करें। लेकिन बाय द वे कभी कभी इनको भी 3 ऑप्शन यहाँ पर होता है, समझिएगा बात। अब 175(3) में अगर हम चले गए तो यहाँ 3 ऑप्शन होता है। पहला होता है कि ये स्वीकार कर सकते हैं, आपके प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सकते हैं और एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश दे सकते हैं। यानी पहला नंबर पे आपको एफआईआर दर्ज करने का आदेश हो सकता है 175(3) के अंतर्गत। दूसरा ऑप्शन होता है इसमें, वह चाहे तो इसको परिवाद में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको परिवाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बची तीसरी बात। तीसरी बात दोस्तों, इसमें होता है खारिज। यह आपके परिवाद को क्या करेंगे? खारिज भी कर सकते हैं, 175(3) को खारिज कर सकते हैं। बात समझ में आई? आसान भाषा में, कोई भी मारपीट होती है तो एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो आपने एसपी साहब के पास गए, एसपी साहब भी आपकी सुनवाई नहीं करते हैं, तब आप कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में दो तरीके से आप जा सकते हैं, पहला 175(3) के तहत और दूसरा परिवाद के माध्यम से। तो हमने बताया 175(3) BNS प्रार्थना पत्र आपकी एफआईआर स्वीकार हो सकती है, एफआईआर दर्ज हो सकती है। दूसरा परिवाद में कन्वर्ट हो सकता है और तीसरा आपकी एफआईआर को परिवाद को 175(3) को खारिज कर सकते हैं, प्रार्थना पत्र खारिज कर सकते हैं। यहाँ भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आपकी एफआईआर स्वीकृत हो गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुई, परिवाद से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप परिवाद और खारिज को लेकर के क्या कर सकते हैं? आप रिवीजन कर सकते हैं। आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग के तहत आप सेशन कोर्ट में रिवीजन दाखिल कर सकते हैं। तो बात 175(3) BNSS की आपको आशा करते हैं कि स्पष्ट और क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे परिवाद का। ठीक है, परिवाद की बात करेंगे हम। अब दोस्तों, परिवाद कैसे होगा, सब कुछ हम हवाला देंगे कि हम थाने पर गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, एसपी साहब के पास कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मजबूरी में आपके पास हम प्रार्थना पत्र दे रहे हैं मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष। यहाँ तो परिवाद ऑलरेडी हो चुका है। अब इस परिवाद में भी 200 का बयान होगा। जो परिवादी होगा उसका बयान, ये तो CRPC, यह CRPC का है, CRPC का 200 का बयान है और इसमें आएगा
223 BNSS। बात समझ में आई? 223 BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आप बयान दर्ज करवाएंगे। जो परिवादी होता है उसका बयान दर्ज होता है। उसके बाद जब परिवादी का बयान हो जाता है तब 225 के अंतर्गत 2 गवाहों का बयान होता है, गवाह और गवाह। यानी ये दोनों जो गवाह होते हैं इस घटना को साबित करते हैं कि ये घटना सच में हुई है। यानी जो ऊपर बयान हुआ रहता है उसी का समर्थन 2 गवाह करते हैं। उसके बाद मामला सुनवाई में जाता है, सुनवाई में, और सुनवाई के बाद तलबी हो जाती है। बात समझ में आई? यानी BNSS 223 में परिवादी का बयान होगा, 225 में 2 गवाहों का बयान होगा। उसके बाद सुनवाई में फाइल जाती है, तलबी हो जाती है। इसमें एक और होता है सेक्शन 226। मान लीजिए कोर्ट पाती है कि ये परिवाद अलाउ होने लायक नहीं है, ये फर्जी परिवाद है, तो क्या करती है, इसको खारिज भी कर सकती है। यानी तलबी भी कर सकती है, खारिज भी कर सकती है। कोर्ट को यहाँ भी पावर दी गई है कि आप किसी परिवाद को खारिज कर सकते हैं। तो यहाँ तक का प्रोसीजर समझ में आ गया। तो आगे बढ़िए। अब जब आपका बयान, मान लीजिए आपका तलब हो गया, आपका परिवाद तलबी में आ गया, तो यहाँ पर अभियुक्त बनाए जाएंगे। अभियुक्त को समन जाएगा। समन अगर तामील हो गया तो BW जाएगा। BW अगर तामील हो गया तो उसके बाद क्या जाएगा, NBW जाएगा। NBW जारी होगा, वो आएंगे गिरफ्तारी होकर या नहीं आएंगे, उसके बाद की प्रोसीजिंग है कुर्की वगैरह का। तो यहाँ तक तो आ ही जाते हैं NBW में। अब यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद क्या होगा, जब जो मुलजिम होते हैं वह हाजिर हो जाते हैं, अभियुक्त हाजिर हो जाते हैं, तब 267 का साक्ष्य होता है। 267 का साक्ष्य होता है। जो परिवादी होता है, जो अभियोजन पक्ष होता है, अभियोजक, वह 267 का बयान करवाता है, साक्ष्य करवाता है। CRPC में हम 244 पढ़े थे, इसमें 267 पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो आपने गवाही कराई है ऊपर, उन्हीं गवाहों का क्या होगा, साक्ष्य होगा। गवाहों का साक्ष्य होगा। अब जाती है फाइल 268 में। 268 में जाएगा तो इसमें उन्मोचन की प्रक्रिया दी गई है, उन्मोचन। अब यहाँ पर मामला अभियुक्त को मिलता है। अगर अभियुक्त एक उन्मोचन की दरख्वास्त दे सकता है कि मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा दाखिल हुआ है, मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं कारित किया है, तो उन्मोचन में यह आरोप बनता है। यहाँ पर आरोप बनता है। तो आरोप चाहे आपको छोड़ सकती है कोर्ट यहाँ पर, चाहे आपको आरोपित घोषित कर सकती है। आपके ऊपर चार्ज बन जाता है, आरोप बन जाता है, या आपको छोड़ भी सकती है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग विटनेस है तो यहाँ पर आपको उन्मोचित कर दिया जाता है, वरना आरोप तो होना ही है। अब आरोप लग गया, तब उसके बाद आप जाएंगे 269 बी। ये सब सारी धाराएं जो है BNSS के अंतर्गत आती हैं। सारी धाराएं BNSS के अंतर्गत आएंगी। 269 में आपको जीरा का अवसर मिलेगा। यानी यहाँ पर जो गवाहों को आप साक्ष्य हुआ था उन्हीं की जीरे होगी, प्रति परीक्षा होगी। ठीक। अब बात आती है लास्ट में 270। अब 270 में प्रति परीक्षा, यानी कि जो अभियुक्त पक्ष है वह भी अपना क्या करता है, बचाव में गवाह दाखिल कर सकता है, बचाव कर सकता है। ठीक है। उसके बाद आखिरी प्रोसीजर होती है बहस के बाद 271। यही सबसे लास्ट पड़ाव है। इन सारी प्रक्रियाओं के बाद, बहस के बाद जजमेंट आता है। आपको दोषी करार दिया जाएगा कि छोड़ दिया जाएगा, यानी दोष सिद्ध होंगे कि दोष मुक्त होंगे। लास्ट में आता है यही। तो बात को समझिएगा। कोई भी मामला घटित होता है तो हम पुलिस के पास जाते हैं, उसके बाद SP साहब के पास जाते हैं, फिर कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में हम परिवाद दाखिल करते हैं, 223 का बयान होता है, 225 में 2 गवाहों का बयान होता है, फिर सुनवाई होती है, तलबी होती है,
तलबी में समन BW NBW जाता है। उसके बाद जमानत हो जाती है 226 में, कोर्ट 200 यहाँ पर 226 में कोर्ट खारिज भी कर सकती है, आपके जो तलबी वाला है उसको खारिज भी कर सकती है। फिर 267 में गवाहों का साक्ष्य होता है, 268 में आरोप तय होता है, उन्मोचित होते हैं, 269 में जीरे होती हैं और 270 में बचाव पक्ष अपना कोई एविडेंस दे सकता है और लास्ट में 270 में जजमेंट होगा, दोषित होंगे या उन बरी होंगे। तो आज की वीडियो हम आशा करते हैं कि आपको पूरा का जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी कोई आपको डाउट है, आप कहीं से भी परेशान हो रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। बशर्ते आपका प्यार सपोर्ट बना रहे। आप मेरे अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।